नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है समुद्र मंथन। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है विश्व की शक्तियों से लड़ने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या भारत समुद्र के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना खोलने जा रहा है? आखिर क्या रीजन है कि रातों रात एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे सामने लाके रख दिया? 84,000 करोड़ रुपए का महा बजट हमारे सामने आ चुका है। 84,000, जिसका नाम रखा गया है समुद्र मंथन, यानी नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। क्यों इंपॉर्टेंट है? और इसका टारगेट 2030-31 तक गहरे समुद्र में छिपे विशाल तेल और प्राकृतिक गैस भंडार, जो नेचुरल गैस भंडार, उसको खोज निकालने की कोशिश हो जा रही है। साथ ही साथ जो ग्लोबल लेवल पे सोवरेनिटी है, भारत उसको मेंटेन करके रखना चाहता है, उसको मेंटेन करके चलना चाहता है। तो आखिर आज हम समझने जा रहे हैं कि आखिर ये भारत ने स्टेप क्यों लिया, इस स्टेप के पीछे खतरे क्या मौजूद थे, भारत ने इस स्टेप की अभी क्या जरूरत है, और क्या वाकई में जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो चीज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। मैं आपका गाइड उजांग आज आपसे पूरा एक एक करके हर चीज के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं और कैसे हम उसको, ये राइट टाइम है उसको यूज करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। हम शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा बवाल है क्या। तो आखिर भारत को अचानक समंदर की गहराइयों में उतरने की नौबत क्यों आ गई? आखिर भारत इतने सालों से हर जगह से तेल मांग रहा है, तेल कर रहा है, तो आज आखिर ये समुद्र की गहराइयों में क्यों उतरे? जरा इसके पीछे के बारे में जान लें। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आज ये दुनिया के दो चोक पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। और पिछले कई महीनों से दुनिया इन दो शब्दों को लेकर बहुत हैरान है। एक है हरमुज, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज। स्ट्रेट ऑफ हरमुज एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां भारत का लगभग 80% तेल भारत पहुंचता है। ये एक ऐसा पॉइंट है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और ईरान ने यहां पर वॉर किया, इसको जो है ब्रेक किया, उससे भारत की ये सप्लाई बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। दूसरा, जिस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले हूती उद्रोहियों को बोला गया कि लाल सागर, जो ये रेड सी है, इस चोक पॉइंट को भी आप ब्रेक कर दीजिए, और दूसरा जो सबसे बड़ा तेल आता है वो इस हिस्से से आता है। और अगर ये दोनों की दोनों सप्लाई बाधित हो जाती तो भारत का लगभग 88 to 89%, आप समझ रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी सिक्योरिटी में अगर हम इस चीज को देखेंगे तो यहां पर भारत का 88 to 89% सऊदी अरब, इराक, कतर, इन सब देशों से, ईरान से आता है, और ये दोनों सेगमेंट्स इसको बुरी तरीके से बाधित कर देंगे। 88 to 89% हमारी जरूरतें जो है आयात होती है। सबसे बड़ी बात, इसकी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ी है, महंगे दाम पर चीजें खरीदनी पड़ी अंदर के प्रेशर को डील करने के लिए। और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, हमारे टोटल फॉरेक्स का 40% से ज्यादा हिस्सा हर साल देश को चुकाना पड़ता है, और इस बार तो ये नौबत बहुत भयानक हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि कल को कोई भी एक पागल खड़ा हो जाएगा और ये सारे चोक पॉइंट्स को वो बाधित कर देगा। वॉर जो है वो इस सप्लाई को किसी भी पल बर्बाद कर सकती है, एक नए वॉर को जन्म दे सकती है। लड़ाई किसी और देशों में हो रही है, लेकिन भारत में महंगाई बढ़ गई है, भारत में जो है इन्वेस्टमेंट बाधित हो गया है, और भारत के सामने बहुत सी चुनौतियां ऐसी खड़ी हो गई हैं जो भारत को तबाह और बर्बाद करने के लिए पर्याप्त रही। अब इतनी चीजें होने के बावजूद हम कैसे इन सब चीजों से निकल सकते हैं? बात चलते हैं अगले हिस्से पे। तो सवाल है कि क्या इस गेम की शुरुआत आज हुई या सालों पहले, जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट या अमेरिका का जो फेस रहा है वो हमेशा इस रूप में सामने आया है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि यूएस और रशिया, इन दोनों के जियोपॉलिटिक्स की वजह से ये भारत को ये कदम उठाना पड़ा। इन दोनों ग्लोबल पावर्स ने जिस तरीके से शतरंज की बिसात बिछाई, जो एक रूप में ये भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है, रशिया जो भारत का पुराना दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में बाजार तो इन्हीं का है, बाजार इन्हीं का है। और ऐसी कंडीशन में भारत की जो पूरी की पूरी सप्लाई है वो किस तरह से बाधित हो रही, किस तरह से चक्की के दो पार्टों के बीच में भारतीय इकोनॉमी, जो एक उभरती अर्थव्यवस्था, वो कैसे पिस रही, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम बात करते हैं तो एक तरफ पुतिन चाहते हैं कि मार्केट में सस्ता रूसी तेल आ जाए, और जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो उनको एक बहाना मिल गया। इसीलिए देखिए, वो एक यूक्रेन वॉर को एक बहुत लॉन्ग गेम में खेल रहे हैं, बहुत लॉन्ग गेम में, छोटे छोटे हिस्सों में चल रहे हैं, ताकि वो पूरी दुनिया में एक पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, उन्होंने ऐसे देशों को अपनी तरफ कर लिया और ये मार्केट में प्रवेश करना चाहते थे। तो ये चाहते हैं कि भारत ने सस्ता तेल खरीदा, राइट, और भी सस्ता तेल लगातार खरीदता रहे। लेकिन जब भारत ने ये सस्ता तेल खरीदना शुरू किया तो अमेरिका, जो बाइडेन गवर्नमेंट के समय से ही और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के समय में ही ये बात तय हो गई कि अब ये भारत के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो जो रणनीतिक पार्टनरशिप थी वो किनारे हो जाएगा और भारत को कूटनीतिक दबाव में लेकर आया। धीरे धीरे ये जो ऑयल है वो हथियार का रूप लेने लगा।
यानी अब ये केवल एक फ्यूल नहीं रह गया, अब ये जियोपॉलिटिकल वेपन हो गया है। तो इस जियोपॉलिटिकल वेपन के रूप में देखें तो आज डॉलर का वर्चस्व जो यूएस के लिए क्या है, ऑयल के जितना भी है वो कहता है वेस्टर्न कंट्री से कि तुम जितना चाहे व्यापार करो, लेकिन जो भी व्यापार होगा वो डॉलर में होगा, मेरे पैसे की सुप्रीमेसी बनी रहेगी। बाकी तो वो बॉन्ड बेचकर अपनी जो इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करके पूरी दुनिया में वो अपना काम करता रहेगा। तो वो अपनी डॉलर की सुप्रीमेसी को बचाना चाहता है। अब यहां पर सवाल है कि भारत जैसे देश जो अभी उभर रहे हैं, जिनको एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, जो 88% अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उनके सामने बहुत भयानक चीजें हो गई हैं। और यहां विदेशी ताकतें अब डिप्लोमैटिक ब्लैकमेल पर उतर आई हैं। जी हां, खुलकर ब्लैकमेलिंग हुई, आपने भी देखा, हमने भी देखा। अमेरिका से जो प्रतिनिधि आए, अमेरिका के जो स्टेटमेंट हुए, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, कभी कुछ किया, कभी बोला कि रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, कभी रशिया ने हमें पनिश किया कि क्यों उसके कहने पे तेल खरीदने से मना कर दिया। तो ये डिप्लोमैटिक ब्लैकमेल हो गया है और इससे भारत को समझ में आ गया कि भाई साहब अब नहीं चल पाएगा। 1991 में क्राइसिस आई, हमें आईएमएफ के सामने घुटने टेकने पड़े, लेकिन हमने वहां भी सबक नहीं लिया कि हम अपने लिए कुछ करें। बहुत ध्यान से आज की क्लास सुनते जाएगा, क्या शानदार रिसर्च आपके सामने है, आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक एक सवाल का जवाब आपको मिलता चला जाएगा कि इतिहास में हमसे गलती क्यों हुई। तो अब हमें समझ में आया कि इतना बड़ा गेम हो गया। हमने कोशिश की ईरान के साथ, हमने अन्य चैनल्स को ओपन किया, हमने रशिया, इतना दबाव पड़ा रशिया के साथ तेल ना खरीदने के लिए, हमने वो भी किया। लेकिन अंत में आकर ये समझ में आया कि चाहे आप कितनी भी डिप्लोमेसी कर लो, ये जो पावरफुल कंट्रीज हैं आपको ग्रो नहीं करने देंगे, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल देंगे। अब भारत सरकार को समझ में आया कि भाई अब हमें कुछ स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि सरकार के पास सोच है, सरकार के पास ऐसी तकनीकी और लोग हैं जो इस वाकई में इस चीज को कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको समझाना शुरू कर देता हूं। अब सवाल है कि 84,000 करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 84,000 करोड़ का इनिशियल फंड आया है और ये महा ऑपरेशन समुद्र मंथन कैसे होगा। देखिए, हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि राष्ट्र के लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रहना चाहिए। समुद्र मंथन हमारे देश में एक बहुत बड़ी कथा है, जहां पर देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था, उसमें अमृत और विष दोनों निकला था। ये कहानी हम जनमानस के मन में बसी हुई है। तो समुद्र मंथन यानी समुद्र को मथने का महाअभियान, जहां पर आपने देखा कि नाग वासुकी के माध्यम से पूरे जो है सुमेर पर्वत को मथा गया, एक बहुत बड़ा अभियान। ये पूरा एक मेटाफर जो हमारे सामने रखा जाता है कि महाअभियान रखा गया। उसी तरीके से भारत को भी अब इस टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान से इस टेक्नोलॉजी को समझिए कि ये क्या है, ऑफशोर ड्रिलिंग की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और भारत ने अब ये अभियान क्यों शुरू करना चाहा है, इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला है कि आज भारत के पास इसरो ने बहुत जबरदस्त रडार फैसिलिटीज रख दी है, सैटेलाइट फैसिलिटीज रख दी है, सीस्मिक फैसिलिटी हमारे पास है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, पहले सीस्मिक सर्वे किया जाएगा, यानी भूकंपीय तरंगों के माध्यम से कहां पर फ्रैक्चर्स हैं, कहां पर फॉल्ट लाइंस हैं, कहां पर ऑयल होने की संभावना है। और ऐसा करने के लिए आज हमारे पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। आज हमारी जो अंतरिक्ष अन्वेषण है, जो हमारा स्पेस पावर है, उसमें आज दुनिया में किसी को शक नहीं, हम दुनिया के टॉप 4 कंट्रीज में से एक आते हैं। तो सबसे पहले इसका सर्वे किया जाएगा, जो तकनीक पहले मौजूद नहीं थी, और समुद्री तल का 3D डाटाबेस तैयार किया जाएगा। उन तरंगों के माध्यम से, सीस्मिक वेग के माध्यम से इसका पूरा एक 3D पिक्चर तैयार किया जाएगा। एक्चुअली में रॉक का स्ट्रक्चर कहां है, ऑयल पाए जाने की संभावना कहां है, गैस कहां पाई जा सकती है। इसके बाद दूसरा होगा साइंटिफिक ड्रिलिंग। अब ये भी पावर हमारे पास आ गई, क्योंकि ये जो ड्रिलिंग होती है उसको डीप वाटर ड्रिलिंग कहा जाता है। ये बहुत रेयर होती है, बहुत अधिक प्रेशर होता है, मेटल इतना प्रेशर उसको डील नहीं कर पाते। जैसे से आप पानी की गहराई में जाते हो, जो वाटर प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये डीप वाटर ड्रिलिंग जो है वो बहुत ही जबरदस्त होती है, और हमें ऑयल निकालने के लिए इस डीप ड्रिलिंग से ज्यादा हमें अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग की जरूरत पड़ेगी। बहुत गहराई में जाकर पानी के अंदर भारी भारी मशीनें उतारनी पड़ेंगी और उन मशीनों को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, उनको सुरक्षित रहना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा तकनीकी और बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत है। यहां बहुत रिस्क होगा, बहुत ज्यादा इसमें इंजीनियरिंग कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ओएनजीसी विदेश और तमाम भारत की कंपनीज ने पूरी दुनिया में जाकर वो टेक्नोलॉजी हासिल की है, हमने काम किया है। अब भारत खुद के लिए वो काम करने जा रहा है। तो यहां पर साइंटिफिक ड्रिलिंग होगी और इसके बाद तीसरा फेज होगा एकीकृत ऑयल और गैस जोन। अब यहां पर जो सबसे बड़ा काम किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि कहां पर हमें एक यूनिफाइड
ऑयल एंड गैस रिजर्व एक साथ मिल सके। इनकी प्रॉपर्टीज को सर्च किया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा कि हमें गैस और ऑयल दोनों के भंडार एक साथ मिल सके और डीप ड्रिलिंग करके हम वहां पहुंच सके और उसको निकालने की तकनीक हम लेकर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत रिस्की और बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव ये तकनीकी होती है, लेकिन भारत आज वो वैज्ञानिक तकनीकी हासिल कर चुका है या हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है। और जो कमियां है वो इस भारी पूंजी, आज भारत के पास पैसा है कि वो इतना पैसा इस डीप ड्रिलिंग के लिए लगा सकता है। हो सकता है इसमें बहुत नुकसान होने की चांसेस रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज हमारे पास एक पॉलिटिकल विल है, हमारे पास एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। अगली अगर मैं